नमस्कार। आज हम हिंदी में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है उपसर्ग। आज हम बात करेंगे उपसर्ग की। पहली बात तो उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। शब्दांश हैं और शब्द के आरंभ में लगते हैं। और तीसरी चीज़, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या हैं, उपसर्ग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उपसर्ग के बारे में, क्योंकि हमारे पेपर में उपसर्ग से शब्द बनाने आएंगे या फिर जो शब्द दिया हुआ है उसमें से हमें उपसर्ग को अलग करना है। तो हम पहले उपसर्ग देख लेते हैं, फिर हम कुछ शब्दों को देखेंगे जहाँ पर हम उपसर्ग उन शब्दों से अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ उपसर्ग को। सबसे पहले हम बात करते हैं अउपसर्ग की। सबसे पहले हम बात करते हैं अउपसर्ग की। अउपसर्ग का प्रयोग जो है वो नहीं के अर्थ में होता है। तो शब्द बनाइए ना, दो शब्द बनाइए अउपसर्ग से, जैसे अधन ज्ञान। तो हमें क्या करना है, अ उपसर्ग से शब्द बनाना है। तो हमने क्या जोड़ दिया है, अ के साथ ज्ञान। अ के साथ हम जोड़ सकते हैं अधन काज, अकाज। तो इस तरह से हम अ उपसर्ग लगा करके शब्द बना सकते हैं। अधन कारण, अधन कारण शब्द बनेगा अकारण। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हुआ, अ। तो अ उपसर्ग से दो शब्द बनाइए या तीन शब्द बनाइए। तो इस तरह से हम अ उपसर्ग से शब्द बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसी में एक उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। अब देखिए यहाँ पर अर्थ तो अन का भी जो है वो नहीं के अर्थ में है, बिना के अर्थ में है। हमें अन शब्द जो हलचिन के साथ यहाँ पर है उससे जब शब्द बनाने हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के आगे इस अन उपसर्ग को हम लगाएंगे वे शब्द स्वर से शुरू होने वाले होंगे। अन धन अभिज्ञ, अन धन अभिज्ञ। तो अन उपसर्ग लगाया शब्द किसके आगे, अभिज्ञ के साथ। और शब्द हमारा क्या बनेगा, अनभिज्ञ। शब्द हमारा क्या बनेगा, अनभिज्ञ। अब देखिए अनभिज्ञ में से जब हमें उपसर्ग अलग करना है तो हम इसमें से अन उपसर्ग अलग करेंगे और हमारा शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। अन से और बनाइए, अंधन इच्छा। ध्यान रखिएगा कैसे शब्द बनाने हैं अन से हमें, जो स्वर से शुरू हो रहे हैं। अंधन इच्छा, क्या शब्द बनेगा हमारा, अनिच्छा। अनिच्छा शब्द में उपसर्ग बताइए। अनिच्छा शब्द में उपसर्ग बताइए। कौन सा उपसर्ग है, अन, और शब्द है इच्छा। चलिए हम थोड़ा सा इसका विपरीत करके देखते हैं। अनुपयोगी, अनुपयोगी। अनुपयोगी से हमने उपसर्ग अलग करना है, मूल शब्द अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, अन, उपसर्ग क्या अलग होगा, अन, और शब्द क्या बचेगा, उपयोगी। शब्द क्या बचेगा हमारे पास, उपयोगी। तो ये देखिए न हलचिन वाला है और उसके बाद हमारे पास उपयोगी ऊ से शुरू होने वाला शब्द है। और हम अलग करेंगे अनौपचारिक। शब्द है आपके पास अनौपचारिक। हाँ जी, अनौपचारिक में आप उपसर्ग अलग करिए। क्या अलग करेंगे, अन, अंधन औपचारिक, अंधन औपचारिक। बाकी जब हम प्रत्यय अलग करेंगे तो फिर प्रत्यय को भी देखेंगे ना। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि अनौपचारिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। तो अन लगा करके हमने बनाया अन के साथ उपयोगी, अनुपयोगी, अन के साथ औपचारिक, अनौपचारिक। तो ऐसे ही हम कैसे शब्द बनाएंगे, जो स्वर से शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, एक शब्द है अनृत। अनृत, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से
उपसर्ग अलग करना है। इसमें से क्या करना है? उपसर्ग अलग करना है। तो कौन सा करेंगे? देखिए, अन, और शब्द अलग हो गया रित, अनृत। तो हमने क्या देखा कि वे शब्द जो स्वर से शुरू हो रहे हैं उनके साथ हमने अन उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो अन से 2 शब्द बनाने हैं या 3 बनाने हैं, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि अन उपसर्ग अलग करने के बाद पीछे जो शब्द बनता है वो भी, पीछे जो शब्द बचेगा वो भी सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से अन के बाद जो हम शब्द लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए? स्वर से शुरू होने वाला होना चाहिए। तो ये बात हुई अन उपसर्ग की। आगे चलते हैं। एक उपसर्ग है हमारे पास अन, नहीं के अर्थ में ही है ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें? अन उपसर्गीय आप व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के आरंभ में लगाइए और अपने नए शब्द बनाइए। अन के साथ हम लगाते हैं मोल। अन के साथ क्या लगाएंगे? मोल। शब्द क्या बन गया? अनमोल। बाकी तो इससे बड़े आसानी से बन जाएंगे। अनदेखा, अनसुना, अनसुलझा। तो आप देखिए, बिल्कुल साफ ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, साफ ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? अन। क्योंकि देखिए अन और मोल शब्द सामने हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अनदेखा, अनसुना, अनसुना। तो ये हो गया हमारा अन उपसर्ग। हमें क्या करने हैं? 2-2, 3-3 शब्द बनाने हैं। चलिए आगे अगला देखते हैं हम। शब्द बनाइए आ उपसर्ग से। आ उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। आ का मतलब तक, विपरीत। आ धन मरण, आ के साथ हमने लगा दिया मरण। शब्द क्या बन गया? आमरण। आ के साथ हमने लगाया जीवन, आजीवन, आजीवन। और भी बहुत से शब्द बन सकते हैं। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। तो जब हमें अलग करना है तो आजानु बाहु, आजानु बाहु, इसमें से हमें क्या करना है? उपसर्ग अलग करना है। तो कौन सा करेंगे? आ जानू बाहु। पीछे जो शब्द बचा है उसका अर्थ होना चाहिए। अगला उपसर्ग है हमारे पास अभी। हाँ जी, अभी का अर्थ चारों ओर। अभी उपसर्ग से बनाइए 2 शब्द। अभी उपसर्ग लगा करके 2 शब्द बनाइए, सीधे ही बन जाएंगे कुछ तो। जैसे अभिमान, अभी के साथ मान लगाया, अभिमान। चलिए अलग कीजिए, उपसर्ग अलग कीजिए। कैसे? मैंने शब्द लिखा अभ्युत्थान। यहाँ आपको क्या करना है? उपसर्ग को अलग करना है। अगर सीधा सीधा आपको ये नहीं पता चल रहा कि कैसे अलग करें तो संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अभिधन उत्थान, अभिधन उत्थान। तो आप देखिए ये अभी उपसर्ग हमारा अलग हो गया है। उपसर्ग अलग कीजिए। अभ्यागत, देखिए एक तो हमारा शब्द बन गया। किससे बना है? अभी उपसर्ग से। अभी से बना है तो सीधा सा ही अभी, और बाकी क्या बचा है हमारे पास? यह किससे पूरा हो रहा है? आ से। किससे पूरा हो रहा है? आ से। तो अभिधन आगत, अभिधन आगत। कम से कम आपको 3 या 4 शब्द जो है वो ध्यान में रखने हैं ताकि हम पेपर में तुरंत लिख सकें। तो सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं, जैसे अभिमान कर दिया आपने, है ना। और ऐसे ही संधि वाले भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान। जैसे हमने किया अभिधन आगत, तो हम सीधे भी कर सकते हैं अभिधन यान, अभियान। तो सीधे कर लीजिए चाहे संधि वाले कर लीजिए, लेकिन कम से कम हमें 3 या 4 शब्द याद होने चाहिए।
अगला उपसर्ग है हमारे पास अधि। अगला उपसर्ग है हमारे पास अधि। अधिक आगे के अर्थ में आता है अधि, तो अधि उपसर्ग लगा करके आप दो शब्द बनाइए। पहले तो हम सीधे बना लेते हैं, जैसे सीधा ही शब्द लग गया अधिधन वक्ता। अधिधन वक्ता शब्द क्या बनेगा? अधिवक्ता। अधिकार। ये तो हमारे सीधे सीधे शब्द बन गए दो। एक दो हम संधि वाले और बनाते हैं ना, जैसे अध्यापक। अध्यापक, इसमें उपसर्ग बताइए तो अधि। अधिधन आपक, संधि भी हो गई हमारी और ये हमने उपसर्ग भी अलग कर दिया। तो संधि भी हो गई हमारी और ये हमने उपसर्ग भी अलग कर दिया। तो आपको कम से कम 3 या 4 शब्द ऐसे ध्यान में रखने हैं, संधि वाले या फिर जो है सीधे। अगर आप बना सकते हैं तो सीधे बना लीजिए, और संधि वाले अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो संधि वाले शब्द आप यहाँ पर बना सकते हैं। अधि से और हम शब्द बनाएं अधिधन, अधिधन अयन, अध्ययन। तो इस तरह से हम संधि वाले शब्द भी बना सकते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे उपसर्ग है हमारे पास उप। अगला हमारे पास उपसर्ग है उप। उप का मतलब निकट भी होता है, गौण भी होता है। तो किसी भी अर्थ में आप लीजिए, लेकिन शब्द हमें बनाने हैं, सीधे बनाए तो उपधन वन। उपधन वन शब्द क्या बनेगा? उपवन। 2-2 3-3 शब्द बताइए जल्दी से। उपधन, उपवन के साथ उपधन ईक्षा, संधि से बनाए। उपधन ईक्षा, उपेक्षा। उपधन मान, उप के साथ हम जोड़ सकते हैं मान, उपमान। तो इस तरह से हम उपसर्ग के साथ संधि के द्वारा भी बना सकते हैं और बिना संधि के भी बना सकते हैं। उपधन अध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष संधि से बन जाएगा उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? उपा। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उप। उप उपसर्ग हो गया। तो इस तरह से उप शब्द से, उप उपसर्ग से हमने शब्द बनाए। हाँ जी, अगला उपसर्ग देखेंगे। वी। वी उपसर्ग, वी विशेष के अर्थ में भी आता है वी उपसर्ग से। हाँ जी, 2 शब्द बनाइए। वी, वी के साथ हम ज्ञान लगा देंगे, सीधा बन जाएगा विधन ज्ञान, विज्ञान। विधन शेष, विधन शेष, विशेष। हाँ जी, यहाँ पर आपको उपसर्ग अलग करना है। व्यायाम शब्द है आपके पास, यहाँ पर हमें क्या करना है? उपसर्ग को अलग करना है। तो विधन आयाम, विधन आयाम। तो हम इस तरह से संधि के माध्यम से इसको अलग करके उपसर्ग को अलग देख सकते हैं, है ना? विधन आयाम, व्यायाम। तो इस तरह से संधि वाले शब्द भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये वी की बात हुई। अब देखेंगे आगे। स उपसर्ग का मतलब सहित। स का मतलब सहित के अर्थ में लेंगे। स उपसर्ग लगा करके 2 शब्द बनाइए। स उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। सीधा भी बनाना चाहें हम तो स धन रस, सरस। स धन फल, सफल। ऐसे ही हम अगर संधि से बनाना चाहें, सधन आकार, सधन आकार,
साकार। तो यहाँ पर साकार में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। साकार में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। सीधे शब्द भी बना सकते हैं, वही बात है कि हम सधन उद्देश्य, अगर हमारे पास शब्द आ गया सोदेश्य, तो आप देखिए इसमें से उपसर्ग अलग करना है, तो संधि के माध्यम से विच्छेद करके पहले हम इसको अलग करेंगे, स उद्देश्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा उपसर्ग जो है वो स अलग हो गया है। ये हो गया स। सम, एक उपसर्ग है सम। सम का मतलब क्या है? भली भांति, अच्छी तरह से। यहाँ पर भी हम देखेंगे सीधा भी बना सकते हैं हम, संवाद। ऐसे ही समधन ईक्षा, समीक्षा। समधन आचार, समाचार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधे सीधे ही हम जब सम उपसर्ग लगाते हैं तो सीधा ही या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या फिर स्वर के साथ मिलकर के ये जो है पूरा हो जाता है। जैसे हमने देखा समाचार। हाँ जी, यहाँ पर शब्द है हमारे पास समुन्नत। शब्द है हमारे पास समुन्नत। इसमें क्या करना है? हमें उपसर्ग अलग करना है। हाँ जी, बताइए कौन सा उपसर्ग है? सम। सम, और इसमें से हमने उन्नत, समधन उन्नत। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि समुन्नत शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। सह, सह, सह मतलब साथ। सह किस अर्थ में आता है? साथ के अर्थ में। सीधा बना लेंगे पहले, सहधन योग, सहधन योग, सहयोग, सहधन पाठी, सहपाठी। ऐसे ही हम इसमें भी संधि के माध्यम से भी कर सकते हैं ना। सहधन उदर, सहधन उदर। कौन सी संधि हो गई है? ये गुण संधि हो गई है। सहोदर, सहोदर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सह। सहोदर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सह। सह, ऐसे सहपाठी, सहकर्मी। तो ये शब्द तो सीधा सह उपसर्ग से बन ही जाएंगे। हाँ जी, उपसर्ग है नी। नी, बिना और भली भांति के अर्थ में। नी, सीधा नी। ध्यान रखना है यहाँ पर बड़ी ई जहाँ पर आ रही है, जिन शब्दों में आ रही है वहाँ पर नहीं करना हमें, है ना। जिन शब्दों में बड़ी ई आ रही है वो नहीं लगाने हैं। सीधा सा हम देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा के साथ है, छोटी की मात्रा के साथ है, और उसी के साथ हमें शब्द बनाने हैं। गुड इवनिंग सभी को। नी के साथ हम लगा देंगे डर। नी के साथ लगा देंगे डर, तो सीधा क्या बन गया? निडर। नी के साथ लगा देंगे बंध, क्या बन जाएगा? निबंध। ध्यान रखना है क्या बड़ी की मात्रा वाले नहीं है यहाँ पर, है ना। बड़ी की मात्रा वाले नहीं है, छोटी की मात्रा है हमारे पास, है ना। और वैसे भी उपसर्ग जो आ रहे हैं वो छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा वाले हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना है हमने, छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा वाले, है ना। हमने देखा अधि, अभी, सु, है ना। तो ये सारे कैसे छोटी की मात्रा के हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नी। तो यहाँ पर ऐसे शब्द नहीं बनाने जहाँ पर बड़ी ई आए, है ना। सीधा सीधा बना देंगे हम, निगम। तो इस तरह से सीधे सीधे शब्द हमें बना देने हैं ना, निगम। हाँ जी, इसके साथ ही हम एक और साथ में ही कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहेगा। एक हमारे पास उपसर्ग है निहि, है ना। हिंदी में हमारे पास क्या है? निहि। और यही निहि जो है, यही निहि जो है वो हम संस्कृत में देखते हैं कि निर या निस के रूप में मिलता है हमें, है ना। निर या निस के रूप में हमें मिलता है।
लेकिन हम यहाँ पर सीधा ही निहि से बना लेंगे। अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर विसर्ग का र बन रहा है वहाँ पर निर, और जहाँ पर विसर्ग का स, श या श बन रहा है वहाँ पर निस उपसर्ग हो जाएगा ना। लेकिन वैसे हिंदी में निहि है तो हम निहि की बात कर रहे हैं। निहि के साथ हम लगा देंगे, एक हमने संधि में किया था, देखिए निहि के साथ रोग, निहि रोग शब्द क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी की मात्रा लग गई है ना, निरोग। तो यहाँ पर शब्द देखिए निरोग। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, निहि, मतलब छोटी की मात्रा वाला नहीं है, बड़ी की मात्रा है। तो शब्द हमारे पास है निहि, उपसर्ग के साथ हमने लगाया रोग और शब्द बना है निरोग। निहि के साथ हम लगा देंगे संदेह, जो हमने संधि में भी देखा था ना। निस्संदेह, निस्संदेह। तो इस तरह से हम 2 या 3 शब्द तो हमें ध्यान में रखने ही है। निहि धन संतान, निस्संतान। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर नी एक ये है और एक निहि है। जहाँ पर भी आपको बड़ी की मात्रा न के साथ मिल रही है तब ये वाला है। और जहाँ पर आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है निडर, निवास, निकास, वहाँ पर सीधा जो है हम नि उपसर्ग को अलग करेंगे। तो ये बात हुई निहि की। निहि धन शंक, निशंक, इस तरह के शब्द हम बना सकते हैं। हाँ जी, इसी के जैसा एक हम करते हैं दुहु। दुहु का मतलब कठिन, दुहु उपसर्ग। यहाँ पर भी हम यही ध्यान रखेंगे कि दुहु, दुहु से ही दुर और दुस वाले। जहाँ पर र हो रहा है वहाँ पर दुर हो गया, और जहाँ पर स, श या श हो रहा है वहाँ पर दुस हो गया। तो इससे बनाएंगे हम दुहु के साथ गम। दुहु उपसर्ग लगाकर बनाएंगे गम, दुर्गम, जहाँ पर गमन करना कठिन हो। ऐसे ही दुहु ग, दुर्ग। उपसर्ग क्या अलग करेंगे इसमें, दुहु। उपसर्ग क्या अलग करेंगे इसमें, दुहु। हाँ जी, और 2 या 3 शब्द और बनाएंगे। दुहु आचार। एक शब्द देखिए हमारे पास जो हमने पहले भी किया था, दुर्वस्था। दुर्वस्था में उपसर्ग अलग कीजिए। दुर्वस्था शब्द में क्या करना है, हमें उपसर्ग अलग करना है। क्या अलग करेंगे, दुहु। और शब्द क्या हो गया है, अवस्था। यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, दुहु के साथ आचार, दुराचार। दुहु के साथ उपसर्ग लगाएंगे, आचार क्या बनेगा, दुराचार। तो ये बात हुई दुहु की। जी, एक उपसर्ग है हमारे पास पर। एक उपसर्ग है हमारे पास पर। पर मतलब पराया, दूसरा। तो पर किस अर्थ में आएगा, पराये के अर्थ में आएगा। जैसे पर, परदेश, परदेश, पराया देश। परजीवी, परजीवी। और पर के साथ हम 2 या 3 शब्द बनाएंगे। पर का मतलब देखिए, ध्यान रखेंगे पर है ये, है ना। और सीधा शब्द जो है पर के साथ हम सीधे शब्द लगा रहे हैं और सीधा सीधा हमारा जो है नया शब्द बन रहा है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखा है। यहाँ पर एक और उपसर्ग इसके साथ हम देख लेते हैं, परा। परा अलग है और पर अलग है। परा का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। जैसे परा के साथ हम लगाते रहते हैं जय, तो शब्द क्या बनेगा, पराजय। शब्द बनेगा पराजय। पराकाष्ठा, पराभव। तो यहाँ पर तो कौन सा उपसर्ग है, परा। और यहाँ पर दूसरा के अर्थ में।
तो यहाँ पर हमने सीधा लगा दिया पर के साथ जीवी, परजीवी, और यहाँ पर हमने लगाया है परा, उल्टा के अर्थ में आ गया। पराकाष्ठा, पराभव, पराभव। शब्द बनेगा पराभव। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पर या परा, पर या परा। तो जहाँ पर दुर और दुहु में जो कन्फ्यूज़न होता है, देखिए हमें यहाँ पर मैंने आपसे बात की कि हिंदी में हम दुहु को रखते हैं और संस्कृत में इसी को दुर या दुस के रूप में लिखा जाता है ना, दुर, दुस। और हिंदी में हम दुहु रखते हैं ना, तो हम दुहु उपसर्ग के रूप में ही इसको लिखेंगे। और जहाँ पर आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा तो आप संधि का नियम ध्यान रखिएगा, क्या कि जहाँ पर विसर्ग का र हो रहा है ना, जैसे हमने शब्द किया था संधि में भी दुर्गुण, विसर्ग, सॉरी, जैसे हमने किया था दुहु धन गुण। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, विसर्ग का र बनाया था, है ना, तो अपने आप ये क्या हो गया, र। तो अगर आप संस्कृत के हिसाब से भी करते हैं तो र ही बन रहा है, देखिए, है ना। ऐसे हमने किया था दुहु धन आचार, अभी किया हमने, तो आप देखिए र बन रहा है ना, तो यहाँ पर सीधा सा ही र आ रहा है ना। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपने दुर उपसर्ग आपने यहाँ पर देखा है, तो दुर जो है वो विसर्ग से ही र बना हुआ है ना। और जहाँ पर बाकी चारे बन रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा दुस्साहस, है ना, दुस्साहस, तो देखिए हिंदी में तो हम सीधा सा कर देंगे कि दुहु उपसर्ग है और साहस है ना। अगर संस्कृत के हिसाब से करते हैं तो ठीक है कि दुस हो गया, लेकिन हमारे हिंदी में हम दुहु ही रखेंगे। तो हिंदी में हम दुहु ही रखेंगे, दुहु उपसर्ग लिखेंगे, ठीक है। कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर विसर्ग का र हो रहा है वहीं पर दुर आएगा, बस। जहाँ पर विसर्ग का र बन रहा है वहाँ पर दुर होगा, बस ये ध्यान रखना है हमें। हाँ जी, एक उपसर्ग है हमारे पास सम। एक तो आपने किया था, अभी हमने किया है सम, जहाँ पर हमने हल चिन्ह लगाया था ना, और दूसरा क्या है सम, म जिसमें पूरा है, म जिसमें पूरा है। तो अब हम बात करते हैं जिसमें म पूरा है। देखिए इस सम का मतलब होता है बराबर। इस सम का मतलब क्या है, बराबर। हाँ जी, जैसे सम कोण, सीधा सीधा ही हो जाएगा, सम कोण, सम बाहु ना, सीधा ही। जहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है हमें अलग से सम जो है वो दिखाई दे रहा है, सम कोण, सम बाहु। तो इस तरह से हम यहाँ पर सम, तो ये उपसर्ग हो गया यहाँ पर सम। सम का मतलब बराबर। पहले जो हमने सम किया था जहाँ पर हलचिन था, वो उसका मतलब क्या था, भली भांति। और यहाँ पर जो हम सम कर रहे हैं बराबर के अर्थ में कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सम कोण आप सब जानते हैं, सम कोण, बराबर कोण, सम बाहु, है ना। तो इस तरह से सम का अर्थ यहाँ पर बराबर के अर्थ में होगा। 2 या 4 शब्द आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं, कु। कु, कु का मतलब बुरा। सीधे सीधे शब्द बन जाएंगे, कुमार्ग, कुपुत्र, कुसंग, कुसंग ना। तो इस तरह से कु से बुरा। एक है हमारे पास सु। सु का मतलब अच्छा, कु का विपरीत हो गया, सु का मतलब अच्छा। सीधा सा बनाना चाहे तो हम संधि में हमने किया था
सुधन आगत। तो शब्द क्या है? स्वागत। तो स्वागत में उपसर्ग कौन सा है? सु। मूल यहाँ पे शब्द क्या है हमारे पास? आगत। और उपसर्ग कौन सा है इसमें? सु। सुआगत। स्वल्प, सीधा भी बनाना चाहे, सुमार्ग, सुमति, सीधा सीधा भी बना सकते हैं। अगर संधि वाला ध्यान है तो संधि वाला बना दीजिए, है ना। सुमार्ग, सुमति। बस लिखने में ध्यान में रखना है कि हम शब्दों को भी सही ढंग से लिखें ना, और हमें खुद को पता हो कि मूल शब्द क्या है यहाँ पर, अर्थपूर्ण होना चाहिए शब्द, है ना। तो इसलिए जब भी आप उपसर्ग लगा करके जब शब्द बना रहे हैं तो आप बजाय इसके कि पूरा शब्द अपने ध्यान में लाएं, पहले आप वो शब्द ध्यान में लाएं जिसके आरंभ में आपको उपसर्ग लगाना है ना। अगर अभी ये देखें हम सु उपसर्ग लगाना है हमें, है ना, तो सीधा सा ये हम शब्द नहीं ध्यान में लाएं, हम पहले ये ध्यान में लाएं कि कौन सा शब्द होगा जिसके आगे सु लग सकता है ना। हमने देखा कि आगत, तो ठीक है, अब आगत के आगे हम सु लगाते हैं तो क्या शब्द बनेगा, है ना। तो संधि से हम बना लेंगे फिर इसको, या फिर सीधा भी बनाना चाहें तो हमने अपने दिमाग में हम सोचा कि मार्ग शब्द है, क्या इसके आगे सु लग सकता है, तो हम लगाएं। सीधा पूरा शब्द मत लाइएगा, क्योंकि उससे हमें कई बार समझ में नहीं आता कि इसमें उपसर्ग कौन सा है और हम गलत कर लेते हैं। तो मूल शब्द को पहले ध्यान में लाना ज़रूरी है। परि, एक उपसर्ग है परि। परि का मतलब चारों ओर, जैसे सीधा सा हम करें परि के साथ धान, परिधान, परिवार, परिधि, ऐसे ही हम संधि वाले भी कर सकते हैं इसमें भी, है ना। संधि वाले शब्दों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे याद करिए हमने संधि में क्या था? परि के साथ आवरण, परि के साथ आवरण, पर्यावरण, परि के साथ अटन, पर्यटन। तो आप देखिए पर्यटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्यटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? परि। परि, परि के साथ अटन लगाने पर शब्द बन गया था हमारे पास पर्यटन। तो इस तरह से हम संधि से अलग भी कर सकते हैं और संधि के माध्यम से विच्छेद से हम अलग करें और संधि से हम शब्द एक बना लें। तो इस तरह से परि शब्द, परि जो उपसर्ग था, इससे हमने ये शब्द बनाए। कम से कम 3-4 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं। चलिए एक और उपसर्ग हम देखते हैं, उन। उन, उन शब्द, उन उपसर्ग का प्रयोग भी हम बहुत करते हैं और कम से कम गिनती में तो करते ही हैं ना। उनका मतलब एक कम। उन धन 60, क्या बनेगा? 59, 59, 49, 50 से एक कम, 49। इस तरह से गिनती वाले जो है हमारे पास एक कम के अर्थ में उन उपसर्ग ना, 49। प्र, प्र का अर्थ है अधिक, आगे के अर्थ में। इसमें भी हम सीधा भी बना लेंगे, प्रबल, प्रबल। प्रगति, प्रगति। प्रआचार्य, तो संधि से भी देख सकते हैं, अलग से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं प्र उपसर्ग लगाकर प्रधन आचार्य, प्राचार्य, प्रधन अध्यापक, प्राध्यापक। तो संधि से भी हम ये शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग के रूप में ही अंतः को भी रखा जाता है। तो अंतः भी जैसे हमने संधि में किया था, अंतः के साथ अंतः देशीय,
अंतर्देशीय, अंतर, आत्मा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? अंतः। एक है हमारे पास पुनः, ऐसे ही पुनः, पुनः से पुनरागमन, पुनरावृत्ति, तो इस तरह से पुनरावृत्ति कौन सा उपसर्ग होगा? पुनः, तो ये उपसर्ग हुआ। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो विदेशी शब्द क्योंकि हम प्रयुक्त करते हैं, तो उन विदेशी शब्दों के साथ उनके उपसर्ग भी हैं, है ना, तो उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे उर्दू के उपसर्ग हैं कम, कमजोर, शब्द बनाइए कम से, कमजोर, नुक्ता लगाएंगे। कमसिन, तो ये क्या है? उर्दू के उपसर्ग हो गए। ऐसे ही बा, बा का मतलब सहित के अर्थ में दो शब्द बनाइए, बा कायदा, बा इज्जत, बा से हो गया। उर्दू के उपसर्ग में ही हम देखते हैं बे, बिना के अर्थ में, जैसे बेपर्दा, बेपरवाह, तो इस तरह से उर्दू के जो उपसर्ग हैं उनसे भी हम शब्द बनाएंगे। ला, ला का अर्थ क्या है? सहित के अर्थ में आता है। ला जवाब, बिना, बिना के अर्थ में आएगा ला जवाब। ला जवाब, ला पता, तो ला का मतलब क्या है? बिना के अर्थ में आ गया। ऐसे ही हम उर्दू उपसर्ग में ही हम देखते हैं सर, सर का मतलब मुख्य, सरहद, सरहद, और सर से, सर मतलब मुख्य, सरपंच, सरपंच, तो इस तरह से हम उर्दू शब्दों से भी, उर्दू जो उपसर्ग हैं उनसे भी शब्द बनाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं कुछ जिनसे हम शब्द बनाते हैं, जैसे अन, ध्यान रखना है शब्द अंग्रेजी के ही बनेंगे। जैसे अन, अन, यू एन, अन, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हो ना, अनहैप्पी, अनकॉन्शियस, तो ये शब्द कैसे हैं? जो अंग्रेजी में हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही कौ, जो आप लिखते हैं ना, CO कौ, सह, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, को कैरिकुलर, तो इस तरह के शब्द किसमें आएंगे? कौ उपसर्ग के साथ आ जाएंगे ना। हाफ, हाफ, आधे के अर्थ में, अर्ध, हाफ टिकट, हाफ माइंड, हाफ ईयरली, तो इस तरह के शब्द किसमें आएंगे? हाफ। ऐसे ही सेमी, सेमी ध्यान रखना है अर्ध के अर्थ में आएगा ना, अर्ध में, जैसे सेमीफाइनल, सेमी कॉलन, तो इस तरह के शब्द किसमें आ जाएंगे? सेमी में। तो ये कौन से उपसर्ग हैं? ये हैं वो जो अंग्रेजी में जिसका प्रयोग हम करते हैं, और इनका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्दों में ही करेंगे। जब आप उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उर्दू के ही शब्द हैं उनके आगे आप लगाइए,
और इससे क्या होगा कि आपका शब्द जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और अंग्रेजी के उपसर्ग आप अंग्रेजी के शब्दों के आगे लगाइए। हालांकि संस्कृत और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो तो हमने मिलाकर के ही लिखे हैं, और वहाँ पर वैसे भी जैसे अ उपसर्ग है तो आप संस्कृत या तत्सम शब्द के आरंभ में भी लगा सकते हैं या तद्भव शब्द के भी आरंभ में लगा सकते हैं अपनी इच्छा से, या जो आपको ध्यान में आए। लेकिन शब्द जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये मुख्य चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कई बार आपके पास शब्द आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप संधि विच्छेद कर लीजिए उसका। और ज़्यादातर संधि विच्छेद करने पर हमें शब्द समझ में आ जाता है कि उसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग जो हैं शब्द आ सकते हैं जिसमें आपको शब्द अलग करना होगा, या फिर शब्द बनाने के लिए भी आ सकते हैं, ऐसे ही उर्दू के भी आ सकते हैं। तो आज हमने संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बात की है उपसर्ग के संबंध में, और कल हम प्रत्यय के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। नमस्कार।